नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। तो आज बात करते हैं शुगर इंडस्ट्री की। और जैसा कि आप जानते ही हैं, शुगर इंडस्ट्री एक साइक्लिकल इंडस्ट्री है और भारत की शुगर इंडस्ट्री स्पेशली पिछले कुछ समय से काफ़ी परेशानी में चल रही है। इसका कुछ कारण तो गवर्नमेंट है और कुछ कारण खुद कंपनियां हैं। तो कैसे इस शुगर इंडस्ट्री में प्रॉब्लम आ रही है, इसका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। साथ ही साथ जो दो खबरें इस माह के शुरू में आईं, तो वो शुगर इंडस्ट्री को लाभान्वित करने वाली या खुश करने वाली खबरें हैं। तो जानेंगे कि किन कंपनीज पर इन खबरों का पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और ये भी जानेंगे कि कंपनियों के लिए ये केवल अच्छी खबर ही है या इसमें कुछ छुपे हुए रिस्क भी हैं। तो कंप्लीट एनालिसिस हम इस वीडियो में करेंगे। तो पहले जान लेते हैं खबरों के बारे में। तो पहली खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने E20 पेट्रोल के खिलाफ जो याचिका दायर की गई थी उसे खारिज कर दिया। E20 पेट्रोल वो पेट्रोल है जिसमें 20% एथेनॉल मिक्स होता है। दूसरी खबर ये है कि भारत सरकार ने 25-26 के लिए एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए सारे रेस्ट्रिक्शंस शुगर मिल्स के ऊपर से हटा लिए हैं। यानी कि अब शुगर मिल्स जो हैं वो चाहे तो ज़ीरो शुगर प्रोड्यूस करें और सारा एथेनॉल प्रोड्यूस करें, तो सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। पहले खबरों का थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। तो देखिए, ये जो पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग है, ये एक हमारी पॉलिसी है, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018, उसको 2022 में अमेंड किया गया था। तो उसके अनुसार वर्ष 25-26 तक ये टारगेट दिया गया है कि जो पेट्रोल है उसमें 20% एथेनॉल मिक्स कर दिया जाए। इससे फ़ायदा ये है कि एक तो हमारा जो क्रूड का इंपोर्ट बिल है वो कम हो जाएगा, साथ ही साथ जो गन्ना किसान है उसकी आमदनी भी बढ़ेगी। 31 जुलाई तक जो टारगेट दिया गया था 25-26 के लिए, उसमें से 19.05% एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट पूरा कर लिया गया। यानी कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं जो पेट्रोल सप्लाई करती हैं और जिनकी जिम्मेदारी ये है कि वो एथेनॉल ब्लेंडिंग करें, तो उन्होंने एथेनॉल प्रोडक्शन करने वाली कंपनीज से एथेनॉल लेके 19.05% तक ब्लेंडिंग सक्सेसफुली कर लिए और अभी उनके पास वित्त वर्ष का अंत है, यानी मार्च 2026 तक का टाइम है कि वो इस लेवल को बढ़ाकर 20% कर दें। पहले जान लेते हैं कि गन्ने से एथेनॉल का उत्पादन किस प्रकार से होता है, ताकि आपको ये अच्छे से आइडिया लग जाए कि कौन सी कंपनीज इस तरह की जो पॉलिसी इंटरवेंशन गवर्नमेंट ने किया है उससे सबसे ज़्यादा लाभान्वित होने वाली हैं। तो देखिए, पहली जो शुगर कंपनीज होती हैं वो अपने आसपास के क्षेत्र से नोटिफाइड एरिया जिसको बोलते हैं, वहाँ से गन्ने का प्रोक्योरमेंट करती है। फिर प्रोक्योर करने के बाद उसको क्रश करती है। तो क्रश करने के बाद जो जूस पैदा होता है, जो फ्रेश जूस होता है, या तो आप उसको एथेनॉल बनाने में काम में ले लीजिए, तो वहाँ से जो निकलने वाला एथेनॉल है या उसकी रिकवरी है वो सबसे ज़्यादा होती है। दूसरे लेवल पर उसको उबाल कर गाढ़ा किया जाता है, तो उसको बोलते हैं सिरप। तो सिरप लेवल पर भी आप एथेनॉल प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब पूरे सिरप को आप डाइवर्ट कर दीजिए एथेनॉल बनाने के लिए, चीनी बनाने की जगह, तो आप वहाँ से भी एथेनॉल प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन वो जो एथेनॉल की क्वांटिटी वो फ्रेश जूस के कंपैरिजन में कम होती है। शुगर सिरप के बाद अगर आप इसका पार्शियल क्रिस्टलाइजेशन कर दें, यानी कि कुछ आप चीनी बनाने और बाकी को एथेनॉल के लिए डाइवर्ट कर दें, तो जो शीरा प्राप्त होता है उसको बी हैवी मोलासिस बोलते हैं। उसमें जो एथेनॉल निकलता है वो ऑफ कोर्स जो पहली जो स्टेजेस हैं, यानी फ्रेश जूस से निकलने वाला और सिरप से निकलने वाला एथेनॉल है, उसके कंपैरिजन में काफ़ी कम क्वांटिटी होती है। इसके बाद अगर आप कंप्लीट शुगर निकाल लें, यानी कंप्लीट क्रिस्टलाइजेशन शुगर का उस मोलासिस से, उस सिरप से कर दें, तो जो आपका बाई प्रोडक्ट बनता है वो बाई प्रोडक्ट सी हैवी मोलासिस कहलाता है और इसमें सबसे कम एथेनॉल प्राप्त होता है। और ये जो टेक्निक है ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर टेक्निक है, जिससे जो शुगर मिल्स हैं वो एथेनॉल का उत्पादन करती हैं। अब जानते हैं कि जो शुगर इंडस्ट्री परेशानी में है उन परेशानियों का कारण क्या है। तो पहली जो कारण है वो ये है कि जो ये शुगर इंडस्ट्री है ये टाइटली कंट्रोल्ड है थ्रू पॉलिसी इंटरवेंशंस। तो प्रोक्योरमेंट से, गन्ने के प्रोक्योरमेंट से लेके फाइनल प्रोडक्शन और सेलिंग और एक्सपोर्ट,
इन सारे लेवल पर गवर्नमेंट का ज़बरदस्त नियंत्रण है और कंपनीज़ जो हैं वो इस बारे में बड़ी कंफ्यूज रहती हैं कि सरकार की अगले साल की पॉलिसी क्या आने वाली है, तो वो अपने प्रोडक्शन को अकॉर्डिंगली प्लान नहीं कर सकते। दूसरी बात ये कि कुछ दोष जो शुगर कंपनीज़ का खुद का भी है, उन्होंने सरकार की फेवरेबल पॉलिसी के एक्सपेक्टेशन में काफ़ी ताबड़तोड़ एक्सपेंशन किया और उसके कारण से उन्होंने काफ़ी कर्जा भी लिया, और जब ये उनके फेवर में पॉलिसी नहीं आई तो उनको एक तरीके से आप ये समझ लें कि सेल भी कम हुई और साथ ही साथ उनको चाहे ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो रहा हो उनको, लेकिन नेट उनको लॉस झेलना पड़ा। अब जानते हैं कि ऐसी कौन सी कंपनीज़ हैं जिनके पास अच्छी डिस्टिलरी कैपेसिटीज़ है, और ये जो सरकार का एक पॉजिटिव स्टेप है एथेनॉल और शुगर के बारे में, तो उनसे कौन सी कंपनी सबसे ज़्यादा लाभान्वित हो सकती हैं। तो पहली जो कंपनी है उसका नाम है बलरामपुर शुगर या बलरामपुर चीनी मिल्स। तो देखिए ये एक मल्टी प्रोडक्ट इंटीग्रेटेड कंपनी है जो शुगर भी बनाती है, एथेनॉल भी बनाती है और बायोप्लास्टिक भी बनाती है। बायोप्लास्टिक वो प्लास्टिक है जो वनस्पतियों से बनता है। तो इसकी जो कुल शुगर मिल्स हैं ये 10 हैं और 5 इसकी डिस्टिलरी है जिनकी कैपेसिटी 1050 किलोलीटर पर डे की डिस्टिलेशन है। तो ये इसकी जो कैपेसिटी, यानी कि ये जो कंपनी है ये सिरप के थ्रू, बी हैवी मोलासेस के थ्रू, सी हैवी मोलासेस के थ्रू और इसके साथ ही साथ ग्रेन से भी एथेनॉल प्रोड्यूस कर सकती है। बस बात ये है कि कंपनी के ऊपर कर्जा जो है वो काफ़ी है और डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो हर 100 रुपये की इक्विटी पर 69 यानी 69 रुपीज़ का कर्जा है। 3 साल की सेल जो है वो 4% बढ़ी है और 3 साल का जो प्रॉफिट है वो 5% कम हुआ है। दूसरी कंपनी है उसका नाम है श्री रेणुका शुगर। कंपनी की सेल 11,000 करोड़ की है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगभग 6% है, लेकिन इस कंपनी के ऊपर भी हैवी इंटरेस्ट बर्डन है जिसके कारण कंपनी नेट लॉस में। कंपनी की 3 डिस्टिलरीज हैं जिनकी टोटल कैपेसिटी 1250 किलोलीटर पर डे है और इस कंपनी के जो प्रोजेक्ट हैं वो पेट्रोल ब्लेंडिंग में, पोर्टेबल एल्कोहल में इंडस्ट्री में यानी कि विस्की, रम, वोदका टाइप चीज़ें बनाने में और साथ ही साथ केमिकल इंडस्ट्री में और कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री में इसमें भी काम में आते हैं। तीसरी जो कंपनी है वो कंपैरेटिवली छोटी कंपनी है लेकिन एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, द्वारिकेश शुगर। इसकी जो कैपेसिटी है वो 337.5 किलोलीटर पर डे है। 3 साल की सेल हालांकि इस कंपनी की 12% डाउन हुई है। 3 साल का जो प्रॉफिट है वो 47% डाउन हुआ है। तो अब बात करते हैं कि क्या सब कुछ इस खबर में अच्छा ही है या कुछ इसमें नेगेटिव भी है। तो देखिए सरकार ने ये कहा है कि हम इसको टाइम टू टाइम रिव्यू करेंगे और हमें अगर आवश्यक हुआ तो हम इस पॉलिसी को चेंज भी कर सकते हैं, और यही जो है कंपनी इसके लिए सबसे बड़ी परेशानी का कारण है। और यही जो चीज़ है ये शेयर होल्डर के लिए एक हेडेक है क्योंकि आपको लगातार गवर्नमेंट के जो एक्शन है उसके ऊपर या पॉलिसी इंटरवेंशन है उस पर नज़र रखनी पड़ेगी। दूसरी बात ये है कि मान लीजिए ये पॉलिसी पूरे साल इनकी चल भी जाती है, क्योंकि जो पॉलिसी डिक्लेयर होती है साल दर साल हर साल के लिए अलग पॉलिसी डिक्लेयर होती है। तो अगर मान लीजिए पूरे साल ये चल भी जाती है तो जो एथेनॉल की जो प्राइस हैं वो क्या रहेंगे, क्योंकि एथेनॉल के प्राइस बहुत रिम्यूनरेटिव अभी फ़िलहाल रहे नहीं हैं। तो जो शुगर प्रोड्यूसर हैं वो ये जज करेंगे कि वो चीनी ज़्यादा बनाए या एथेनॉल ज़्यादा बनाए। तो ये भी एक रिस्क है कि आप सोच रहे हैं कि वो एथेनॉल के प्रोडक्शन की तरफ जाएंगे, लेकिन अगर उनको रिम्यूनरेटिव ये लगा कि चीनी ज़्यादा अच्छे से उनको प्रॉफिट देने वाली है तो वो चीनी ज़्यादा बनाएंगे। अब तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि जो पिछले साल एथेनॉल का प्रोडक्शन हुआ वो शुगर से केवल 38% हुआ, यानी गन्ने से जो हुआ प्रोडक्शन वो केवल 38% हुआ, और जो बाकी जो एथेनॉल का प्रोडक्शन है उसमें 62% जो प्रोडक्शन हुआ वो चावल से और मक्का से हुआ। अब ये जो कंपनीज़ हैं चावल और मक्का वाली जो कंपनीज़ हैं ये मेरी नज़र में ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी क्योंकि यहाँ पर जो पॉलिसी इंटरवेंशन है ना वो इतना ज़्यादा नहीं है। तो उनमें से एक कंपनी है BCL इंडस्ट्री। तो ये जो कंपनी है ये डैमेज्ड ग्रेन, मेज़ और सरप्लस राइस वहाँ से एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल जिससे इंडियन मेड फॉरेन लेकर बनती है जैसे वोदका और रम बनती है,
एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए बनता है, पेट्रोल में डालने के लिए बनता है, और जो IMIL यानी इंडियन मेड इंडियन लिकर या जिसको बोलते हैं देसी दारू, तो ये तीनों प्रोडक्ट यानी ब्लेंडिंग के लिए, इंडियन मेड फॉरेन लिकर के लिए, वोडगरम टाइप लिकर के लिए, और देसी दारू जिसको इंडियन मेड इंडियन लिकर बोलते हैं, इन तीनों का प्रोडक्शन करती है। 1220 करोड़ का मार्केट कैप है, ROE 13% है, डेट टू इक्विटी काफ़ी ज़्यादा है, हर 100 रुपये की इक्विटी पर इस कंपनी पर 67 रुपीज़ का कर्जा है, पी बहुत ही रीजनेबल है 12 का, 3 साल की सेल 27% बढ़ी है, 3 साल का जो प्रॉफिट है वो 4% बढ़ा है, प्रमोटर के पास 58% है, FII DIE के पास 0.5% है, और रेस्ट जो है वो पब्लिक और गवर्नमेंट के पास है। तो देखिए ये जो सारा फ्रेमवर्क मैंने आपको दिया, इसमें आप ये ध्यान रखें कि आपको दो चीज़ों पर, शुगर इंडस्ट्री में दो चीज़ों पर ध्यान रखनी है कि जिसके पास ज़्यादा कैपेसिटी हो डिस्टिलरी की वो कंपनी, और जिसकी बैलेंस शीट मजबूत हो वो कंपनी, वो बेनिफिट में रहेंगी। साथ ही साथ शुगर इंडस्ट्री से रिलेटेड आपको जो गवर्नमेंट के पॉलिसी इंटरवेंशंस हैं उसका बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और इसके अलावा ये जो कंपनी है BCL इंडस्ट्री टाइप की कंपनी है, वो कंपनीज़ मेरी नज़र में इस पॉलिसी इंटरवेंशन से ज़्यादा प्रभावित होंगी या ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगी। शेयर में खरीदने या बेचने की मेरी कोई राय नहीं है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के ही किसी बारे में कोई निर्णय करें। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।